नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स ऑन भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो देखिए, एक बार फिर से नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और इसी बीच हम लेकर आए हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन खास आपके लिए। जी हाँ, अगर आप घर में हैं, वैसे तो वीकेंड है, नया साल आने वाला है दीपिका, मुझे लगता है आज लोग थोड़े से लेजी मूड में हो, तो थोड़ा बहुत रियायत आपको आज मिल सकती है, मगर इतना भी नहीं, थोड़ा बहुत वॉक तो आप कर ही सकते हैं। लेकिन इतिहास गवाए, जिसने भी आलस को अपनाया है वो कभी सफल नहीं हो पाया, इसलिए आप लोग भी उठिए और हमारे साथ एक्सरसाइज करिए और साथ ही साथ खबरों से भी हो जाइए पूरी तरह अपडेट। तो श्वेता, मैं सोच रही थी नया साल इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट होती है क्योंकि देखिए 2022 तो जा रहा है बेचारा, आज लास्ट डे है, ऐसे में नया जोश, नया रेजोल्यूशन, एक्साइटमेंट काफी ज्यादा है। वैसे आज रात पार्टी करने वाली हो दीपिका? और सबसे बड़ी बात है कि लोग पहाड़ों पर बहुत ज्यादा चले गए और पहाड़ों ने भी उनका ग्रैंड वेलकम किया है। दिखाते इस रिपोर्ट के जरिए क्या सौगात उन्हें पहाड़ों से मिली है। हिमाचल प्रदेश की वादियों में नए साल का जश्न मनाने पहुंच रहे लोगों को कुदरत ने नायाब तोहफा दिया है। रोहतांग, शिमला, डलहौजी समेत राज्य के कई हिस्सों में जोरदार बर्फबारी हुई है। जगह जगह बिछी बर्फ की चादर ने नए साल का स्वागत करने हिमाचल पहुंच रहे लोगों का उत्साह दोगुना कर दिया है। सीजन की पहली बर्फबारी से पर्यटन नगरी डलहौजी का मौसम खुशगवार हो गया है। अहला, बकरोटा, काला टॉप, खजियार, डेनकुंड, 12 पत्थर के आसपास हुई बर्फबारी के बाद पर्यटकों की तादाद में भी काफी इजाफा हुआ है। डलहौजी के अलावा शिमला के आसपास भी बर्फबारी हुई है। साथ ही रोहतांग में भी जमकर बर्फ गिरी है। कुदरत के इस नजारे का लुत्फ उठाने बड़ी संख्या में सैलानियों का जमावड़ा लग चुका है। आज भी बड़ी संख्या में पर्यटकों के यहाँ पहुँचने की उम्मीद है। का मजा आ गया, मतलब मुझे तो ऑफिस में ही ये खूबसूरत वादियां देख करके ना वो फील आ रहा है, स्नोफॉल वाला। इतना भी अच्छा नहीं होता जितना आप सोच रही हैं, क्योंकि इस वक्त हर कोई पहाड़ों में जाना चाह रहा है, उसकी खूबसूरती को एंजॉय करना चाह रहा है, लेकिन परेशानियां काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। मोहित, उस रिपोर्ट को भी दिखाइए और बताइए उन लोगों को जो पहाड़ों में जाने का प्लान कर रहे हैं। नए साल के स्वागत के लिए पहाड़ों की रानी शिमला में सैलानी बड़ी संख्या में पहुंच चुके हैं। शिमला में तमाम होटल पैक हो चुके हैं। बीते 2 दिन में ही शहर में 6000 गाड़ियों की एंट्री हुई है, जिससे ट्रैफिक की चुनौतियां बढ़ गई हैं। लिहाजा पुलिस ने भी तैयारियां पुख्ता कर ली हैं। सैलानियों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए प्रशासन ने भी खास इंतजाम किए हैं। प्रशासन पहले ही साफ कर चुका है कि जिन लोगों ने पहले से होटल में कमरों की बुकिंग कराई है, सिर्फ उन्हीं लोगों को एंट्री दी जाएगी। ये सब इसलिए किया गया है ताकि ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रहे और बाहर से आने वाले पर्यटकों को भी बेवजह होने वाली परेशानी से बचाया जा सके। शिमला के अलावा कुल्लू मनाली में भी बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे हैं। नए साल पर इस बार कुल्लू मनाली कसोल के साथ सभी होटल और होम स्टे सैलानियों की भीड़ से पैक हो गए हैं। कुल्लू मनाली में इस साल नए साल में करीब 1 लाख पर्यटकों के आने की संभावना है। तो मोहित ने जो रिपोर्ट आपको दिखाई, उससे आप समझ गए होंगे कि पहाड़ों पर जाना कितनी बड़ी चुनौती है और जाहिर सी बात है, लेकिन चैलेंज का श्वेता अपना ही अलग एक मजा होता है। बिल्कुल, चैलेंज का मजा तो होता ही है। उत्तराखंड में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि कई अलग अलग जगहों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। उत्तराखंड की वादियों में क्या हलचल है इस नए साल के मौके पर, वो भी आप देख लीजिए। बर्फ की इस चादर ने उत्तराखंड की वादियों में नए साल का जश्न मनाने पहुंच रहे सैलानियों की मुराद पूरी कर दी है। औली समेत ऊंचाई वाले इलाकों में नए साल से ठीक पहले जमकर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी होने से पर्यटकों और पर्यटन कारोबारियों के चेहरे भी खिल गए हैं। बद्रीनाथ धाम में हर तरफ 1 इंच तक मोटी बर्फ की चादर बिछ चुकी है। देवभूमि बद्रीनाथ धाम की सुंदरता पर इस बर्फबारी ने 4 चांद लगा दिए हैं। देर रात आसमान से अचानक बर्फ के नरम फाहे गिरते देख विंटर डेस्टिनेशन औली के होटलों में रुके पर्यटक बाहर निकलकर बर्फबारी का लुत्फ उठाने लगे। गोरसों बुग्याल के स्नो पॉइंट तक अभी हल्की बर्फ गिरी है, जिसके चलते यहाँ पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है। ज्यादातर पर्यटक नए साल के मौके पर बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए ही पहाड़ों का रुख करते हैं। ऐसे में जब कुदरत ने तोहफा दिया है तो सैलानियों के चेहरे चमक उठे हैं। आज भी बड़ी संख्या में उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में पर्यटकों के आने की उम्मीद है। तो खट्टी मीठी यादों के साथ साल 2022 अब अलविदा कह रहा है। आपके जीवन में भी दोस्तों ऐसा हुआ होगा ना कि साल काफी कुछ अच्छा लेकर आया होगा,
तो बहुत सारे चैलेंज भी रहे होंगे और देश दुनिया में दीपिका हुआ भी यही है। हाँ, और चैलेंज वैसे देखा जाए श्वेता तो अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं बात कर रही हूँ कोरोना की। इसको लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके से तैयारी की जा रही है और अलर्ट मोड पर पुलिस भी है, राज्य की पुलिस। देखिए रिपोर्ट। न्यू ईयर के आगाज को लेकर लोग उत्साह से लबरेज हैं। साल के आखिरी दिन पर्यटन स्थलों और धार्मिक स्थलों पर पर्यटकों की भारी भीड़ है। ऐसे में कानून व्यवस्था पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। न्यू ईयर जश्न को देखते हुए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और लखनऊ समेत सभी बड़े शहरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली में 31 दिसंबर की रात 16,000 पुलिसकर्मी और 1,850 ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी। कनॉट प्लेस, लाजपत नगर समेत 10 अहम जगहों पर जहां ज्यादा एक्टिविटी होती है वहां पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद रहेंगी। चेन्नई शहर में भी 20,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। न्यू ईयर को लेकर मुंबई पुलिस ने भी सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए हैं। यूपी पुलिस ने भी बड़े शहरों और धार्मिक स्थलों पर भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। भीड़ को देखते हुए पुरी के जगन्नाथ मंदिर के कपाट रात 1 बजे के बाद खोले जाएंगे, जबकि उज्जैन के महाकाल मंदिर के दर्शन के लिए नया प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत 31 दिसंबर और 1 जनवरी को भक्तों को त्रिवेणी संग्रहालय से मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। तो वैसे देखा जाए तो नए साल को लेकर के हर कोई बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और सिर्फ देश के लोग, हमारे देश के लोग नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग काफी एक्साइटेड है और हर कोई अपने तरीके से, अपने अंदाज में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने वाला है। तो न्यू ईयर के अलग अलग रंग दुनिया के अलग अलग देशों से देखने को मिल रहे हैं। इस जश्न के अलावा और क्या कुछ चल रहा है दुनिया में, वो भी आपको दिखा देते हैं सिर्फ 2 मिनट में। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने नए साल पर राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी को खास संदेश भेजा है। पुतिन ने विश्वास जताया कि एससीओ और G20 में भारत की अध्यक्षता दोनों देशों के बीच बहुआयामी सहयोग का निर्माण करेगी, साथ ही एशिया समेत पूरी दुनिया में स्थिरता को मजबूत करेगी। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि रूस और भारत ने 2022 में अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई। हम दोस्ती और पारस्परिक सम्मान की अपनी खास रणनीतिक साझेदारी को जारी रखे हुए हैं। पूर्वी सीरिया में एक मिलिटेंट रॉकेट अटैक में 10 लोगों की मौत हो गई है। मरने वाले सभी लोग ऑयल इंडस्ट्री के कर्मचारी थे और काम के लिए बस में बैठकर प्लांट की तरफ जा रहे थे। ये रॉकेट अटैक कितना भयंकर रहा होगा, इसका अंदाजा सामने आई तस्वीरों को देखकर ही लगाया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक बस में बैठे लोगों में सिर्फ 4 लोग ही जिंदा बच पाए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। अब तक 52 आतंकियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। प्लेन क्रैश की ये तस्वीरें इटली से सामने आई हैं, जहां एक छोटे विमान का इंजन हवा में ही बंद हो जाने के बाद पायलट को मजबूरन इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, जिसकी वजह से प्लेन बर्फ पर ही टूट गया। हालांकि मौके पर पहुंची माउंटेन रेस्क्यू टीम ने हवाई जहाज में मौजूद 3 लोगों को रेस्क्यू कर लिया। सभी लोगों को मामूली चोटें आई हैं। पश्चिमी तुर्की के नाजिली शहर में एक रेस्टोरेंट में आग लगने से भयंकर हादसा हो गया, जिसमें 7 लोगों की झुलसकर मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। माना जा रहा है कि ये आग गैस लीक की वजह से लगी थी। चश्मदीदों के मुताबिक पहले रेस्टोरेंट में तेज धमाका हुआ और उसके बाद देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग को आग ने अपनी आगोश में ले लिया। बता दें कि मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नए साल से पहले क्रीमिया के पुल पर 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। सेलिब्रेशन के लिए क्रास्नोडार से बाहर जाने वाले लोगों का कहना है कि वो पिछले 10 घंटे से जाम में फंसे हुए हैं, क्योंकि स्थानीय फोर्स रूस यूक्रेन जंग की वजह से सघन चेकिंग अभियान चला रही है। जानकारी के मुताबिक पुल पर करीब 1200 गाड़ियां फंसी हुई हैं। वैसे घर पे भी आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज करके अपने आप को फिट रख सकते हैं, क्योंकि सारी खबरें तो हम आपको बता ही रहे हैं। दुनिया में क्या कुछ हो रहा है ये हमने आपको सिर्फ 2 मिनट में बताया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी हलचल है दीपिका जो हमें बतानी है, क्योंकि आज का जो दिन है ना वो मुश्किलों से बाहर निकल के नए संकल्प लेने का है। नए संकल्प लेने का है और साथ ही नए चैलेंज मोदी सरकार के सामने भी है, क्योंकि देखिए 2023 में कई राज्य में इलेक्शंस होने वाले हैं और सामने 2024 का चुनाव भी है। इसी को लेकर के क्या तैयारियां चल रही हैं, एक रिपोर्ट आपको दिखा। साल में मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक 14 जनवरी के बाद विस्तार की योजना है। इसको लेकर पिछले दिनों राज्यों के प्रभारियों और मुख्यमंत्रियों के साथ कई मीटिंग हो चुकी हैं। खबर है कि टीम में फेरबदल का पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। पार्टी संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावों को देखते हुए कैबिनेट में बड़े बदलाव बल्कि पीएम का चेहरा भी होंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के अब तक 109 दिन पूरे हो चुके हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर को देखते हुए भारत जोड़ो यात्रा को 10 दिन का आराम दिया गया है। 3 जनवरी से भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली से शुरू होकर
उत्तर प्रदेश पंजाब होते हुए जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगी। बीते दिनों यात्रा में राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए थे, जिसका सीआरपीएफ ने जवाब दिया था। तो कोरोना से लेकर सिक्योरिटी और फिर राहुल गांधी के जो पार्टी के अपने लोग हैं, उन्होंने तमाम सवाल अब राहुल गांधी के सामने रख दिए। अब देखना होगा दीपिका कि राहुल गांधी इन सवालों का जवाब आज किस तरीके से देते हैं। किस तरीके से देते हैं ये दोपहर तक साफ हो जाएगा, लेकिन 2 मिनट में आपको दिखाते हैं वॉर जोन जहां पर जबरदस्त युद्ध चल रहा है, वहां पर क्या हो रहा है इस वक्त दिखाते हैं। यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से द्विपक्षीय सहयोग को लेकर वार्ता की। पुतिन और जिनपिंग के इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में वैसे तो यूक्रेन का सीधे तौर पर कोई जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन भू राजनीतिक तनाव और मुश्किल अंतर्राष्ट्रीय स्थिति जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके मॉस्को और बीजिंग की बढ़ती दोस्ती की जमकर सराहना हुई। इसी के साथ दोनों देशों के बीच सैन्य गठजोड़ बढ़ाने को लेकर भी बातचीत हुई। जहां एक तरफ रूस और चीन की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर रूसी सेना यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रही थी। जानकारी के मुताबिक रूसी सेना ने पिछले 24 घंटों में यूक्रेन पर 85 मिसाइलें दागी हैं, जबकि 35 हवाई हमले किए हैं। यूक्रेनी सेना का आरोप है कि रूस ने मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से भी 63 हमले किए हैं। कीव के मेयर का दावा है कि रूस ने ये सभी हमले राजधानी को निशाना बनाते हुए दागे थे। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी होने वाली डेली अपडेट में भी यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को तबाह करने की बात कही गई है। जानकारी के मुताबिक रूस ने यूक्रेन मिलिट्री कमांड सेंटर्स और एनर्जी फैसिलिटी को निशाना बनाया है। रूस ने यूक्रेन का रेल नेटवर्क भी गोले दाग कर तबाह कर दिया है, जिसकी वजह से दूसरे देशों से कीव तक पहुंचने वाली मदद अब समय रहते नहीं पहुंच पा रही है। यूक्रेन में भीषण सर्दी शुरू हो गई है और रूस हर रोज यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपना निशाना बना रहा है। ज़ेलेंस्की का आरोप है कि रूस जानबूझकर देश के बिजली ठिकानों को निशाना बना रहा है। अब यूक्रेन ने रूस के हमलों को नरसंहार की तरह ही बताया है। साथ ही 2023 के लिए प्रण लिया है कि वो हर हाल में देशवासियों के लिए एक सिक्योर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करवाएंगे, ताकि रूसी सेना के इन हमलों का जनता पर असर न पड़े। मारियोपोल पर पूरी तरह से कब्जे के बाद रूसी सेना शहर के कायाकल्प का काम शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक मारियोपोल में बीते 24 घंटे में रूस के सैनिकों ने 50 से ज्यादा इमारतों को जमींदोज कर दिया है, ताकि वो इसे अपना नया अड्डा बना सकें। आपको बता दें कि मारियोपोल उन्हीं शहरों में से एक है जिसे रूस ने सबसे पहले अपना निशाना बनाया था। मारियोपोल का 90% इलाका पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। तो 2 मिनट में हमने आपको दिखा दिया कि वॉर जोन में चल क्या रहा है, लेकिन इन तस्वीरों को देख करके लग रहा है कि ये युद्ध फिलहाल तो खत्म नहीं होने वाला, लेकिन हमारे देश में भी सियासी युद्ध शुरू हो चुका है। आपने कल देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां के अंतिम संस्कार के बाद कैसे वो अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ गए, लेकिन नेताओं को इसमें भी बेशर्म राजनीति सूझने लगी। एसपी नेताओं ने भी कुछ ऐसा ही किया है, देखिए इस रिपोर्ट में। शुक्रवार की सुबह पीएम मोदी की मां हीराबा का निधन हो गया। गांधीनगर पहुंचकर पीएम ने मां को मुखाग्नि दी और तुरंत बाद काम पर लौट आए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि पीएम के लिए राष्ट्रहित सर्वोच्च है। बड़े एक तरह से संदेश जो उन्होंने दिया। सामान्यतः हम लोग तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के रहने वाले, जब कोई ऐसी दुखद घटना होती है तो सामान्यतः 10 दिन तक, 10वां तक तो कोई घर से निकलता नहीं है, लेकिन उन्होंने जो किया है मैं उनको प्रणाम करता हूं और उस माता जी को प्रणाम करता हूं जिन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसे पुत्र को जन्म दिया। दूसरी तरफ पीएम की कर्तव्य निष्ठा पर एसपी नेता ने शर्मनाक ट्वीट किया और उनके हिंदू होने पर सवाल उठा दिए। एसपी नेता आईपी सिंह ने ट्वीट किया कि एक वो हिंदू बेटा जिसने सभी हिंदू संस्कारों का मान रखते हुए 13वीं तक सब कुछ त्याग कर पिता की आत्मा को शांति हेतु पाठ किया। एक वो बेटा जो हिंदू संस्कारों को नकारते हुए सूतक में शुभ कार्य प्रतिबंधित होने के बावजूद मां के निधन के उपरांत सरकारी कार्यक्रम में शामिल हुआ। हिंदू कौन हुआ? एसपी नेता की ओछी मानसिकता पर बीजेपी ने करारा प्रहार किया है। शहजाद पूनावाला ने ट्वीट किया कि पीएम मोदी जो कर्तव्य दुख से ऊपर और भारत माता को व्यक्तिगत दर्द से ऊपर रखते हैं, इसकी तारीफ करने की बजाय एसपी ने उन पर हमला बोला। बीजेपी का कहना है कि ये मोदी जी का दोष है कि वे राष्ट्र को परिवार से ऊपर रखते हैं। वाकई ऐसी राजनीति देखकर दीपिका बहुत बुरा लगता है। मुझे तो इतना बुरा लगता है कि लोग ऐसे मौकों पर, जब इतने इस सेंसिटिव मौकों पर भी अपनी बेशर्म सियासत से बाज नहीं आते। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव इन बेशर्म नेताओं पर कोई एक्शन लेते भी है या नहीं। बिल्कुल, अगर ऐसी बयानबाजी ना हो श्वेता, तो मुझे लगता है कि राजनीति से विश्वास भी लोगों का उठ ही जाएगा। लेकिन ऐसे वक्त पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब जब तेजस्वी यादव की बात देख लीजिए, मीडिया ने उनसे सवाल दागे तो किस तरह से भड़क गए, वो भी देखिए।
अब तक लीज पे चलता था जहाज, किराए पे हम लोग लेते थे। बिहार के पास अपना क्यों नहीं होना चाहिए? तेजस्वी यादव के ये तेवर बिहार में जेट और हेलीकॉप्टर खरीदने पर मचे हंगामे को लेकर है। डिप्टी सीएम अब बीजेपी से सवाल भी पूछ रहे हैं और निशाना भी साध रहे हैं। तेजस्वी ने बीजेपी पर ओछी राजनीति करने का आरोप भी लगाया है। तेजस्वी को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि जेट और हेलीकॉप्टर खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने पर बीजेपी ने कई सवाल उठाए हैं। बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने हमला बोलते हुए कहा कि जब नीतीश कुमार ने अपने 15 साल के शासनकाल में कोई विमान हेलीकॉप्टर नहीं खरीदा, तब क्या वे अपने उत्तराधिकारी के लिए ये खरीद करवाना चाहते हैं? सुशील मोदी के इसी वार पर तेजस्वी ने बीजेपी शासित राज्यों का हवाला देकर पलटवार किया है। गुजरात सरकार लेती है तो बहुत अच्छा काम करती है। भारत सरकार 2-2 को 4-4 हजार करोड़ का जहाज लेती है तो बहुत अच्छा काम करती है। तो हम लोग काम के लिए ना भाई। तो वैसे देखा जाए तेजस्वी यादव ऐसे बयानबाजी करके मुझे नहीं लगता कि उन्हें कुछ फायदा होगा, लेकिन योग करके आपको जरूर फायदा होने वाला है और योग करके फायदा होने वाला है। और मुझे लगता है बीजेपी के जो लीडर्स हैं दीपिका, वो कहाँ से एक्टिव रहते हैं। देखिए, कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही बीजेपी एक्शन मोड में है। गृह मंत्री अमित शाह किस मिशन पर हैं, वो भी आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखा देते हैं। कर्नाटक में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। पार्टी की रणनीति को धार देने के लिए खुद अमित शाह मोर्चे पर डटे हैं। अमित शाह के मिशन कर्नाटक का आज दूसरा दिन है। अमित शाह आज भी कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सबसे पहले गृह मंत्री बेंगलुरु ग्रामीण के देवेनहल्ली में केंद्रीय खुफिया प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा आईटीबीपी से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। अमित शाह बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में बूथ अध्यक्षों और बूथ स्तर के एजेंटों के सम्मेलन में भी भाग लेंगे। इससे पहले शुक्रवार को अमित शाह ने जेडीएस के गढ़ माने जाने वाले मांड्या में एक जनसभा के जरिए 2023 में होने वाले चुनाव अभियान का बिगुल फूंक दिया। इस दौरान गृह मंत्री ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद समेत कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस और जेडीएस पर तीखा हमला बोला। इसके अलावा अमित शाह ने बीजेपी की सरकार बनने के बाद कर्नाटक में हुए विकास का भी जिक्र किया। वैसे दीपिका, हर चीज के लिए मेहनत सबसे ज्यादा जरूरी है। अब देखो, दिल्ली की इस ठंड में, सर्द हवा में, ये दीपिका मुझे बाहर लेकर आई है और इस ठंड में मुझसे वर्कआउट करवा रही है। ठंड नहीं है श्वेता, है। कोई टीम को नहीं लग रही है, सबको लग रही है। आपका इम्यून सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है। हम एक्सरसाइज करते हैं, मेहनत करते हैं, तब तक आप देख लीजिए कि देश के कोने कोने में चल क्या रहा है। तुनिशा सुसाइड केस के आरोपी शीजान की आज पुलिस रिमांड खत्म हो रही है। मुंबई पुलिस आज उसे वसई कोर्ट में पेश करेगी। अगर शीजान को जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है तो उसके परिवार वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। दूसरी तरफ आज शीजान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड से चैट का खुलासा होने की उम्मीद है। शीजान के वकील का दावा है कि उसके खिलाफ पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है। हालांकि तुनिशा की मां ने कहा है कि जब तक शीजान को सजा नहीं मिलेगी वो चैन से नहीं बैठेंगी। राजस्थान के नए कांग्रेस प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा ने दावा किया है कि पायलट गहलोत विवाद जल्द सुलझा लेंगे। रंधावा शुक्रवार को जयपुर पहुंचे, जूझना पड़ सकता है। दरअसल आश्रम फ्लाईओवर के एक्सटेंशन के लिए काम चल रहा है, जिसके चलते 1 जनवरी से दोनों तरफ से ट्रैफिक की आवाजाही बंद रहेगी। ये डायवर्जन करीब 2 महीने तक जारी रहेगा, जिससे लोगों के लिए ईस्ट और साउथ दिल्ली के बीच जाना मुश्किल होगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर इसकी जानकारी दी है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस में वापसी की खबरों को खारिज किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि उनका कांग्रेस में लौटने का कोई इरादा नहीं है। आजाद ने इस साल की शुरुआत में कांग्रेस से अपने 52 साल के रिश्ते को तोड़ दिया था। आजाद ने कहा कि उनकी वापसी का सुझाव कांग्रेस के कुछ स्वार्थी नेताओं ने दिया। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मेरी किसी कांग्रेस नेता से कोई बात नहीं हुई। छत्तीसगढ़ के टिमरलगा में कार डूबने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक रात में कार पानी से भरी एक खादान में गिर गई। सुबह पुलिस को हादसे की खबर मिली, जिसके बाद कार को बाहर निकाला गया और उसके अंदर से 4 शव बरामद किए गए। हादसा कैसे हुआ, फिलहाल पुलिस इसकी जांच में जुटी है। और ये सिक्योरिटी बहुत जरूरी है दीपिका, जो इस वक्त कर रही हो, क्योंकि छोटी सी हमारी मिस्टेक भी ना हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। अगर जूते के लेस सही नहीं बांधी ना तो गिर सकती हो। बिल्कुल, और एक्सरसाइज करके आपको अच्छा लग रहा? ठंड गई। तो देखिए, यही फायदे होते हैं अपने एक्सरसाइज करने के, अपने आप को फिट रखने का। और चलिए, हम आपको अगली खबर में ये दिखाते हैं कि हम तो अपनी सेहत बना रहे हैं, लेकिन बिहार में कानून व्यवस्था की जो सेहत है वो दिनों दिन खराब होती जा रही है। सिवान में कुछ ऐसा हुआ कि 2 पक्षों में गोली चल गई और पुलिस का ये नया साल खराब हो गया। मेहनत करनी पड़ रही है उनको सबको समझाने में। देखिए, कैंसिल।
बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती है। पुलिस के जवान पैदल मार्च कर रहे हैं। उनके साथ कुछ अफसर भी मौजूद हैं। सड़क पर पुलिस की चहलकदमी इसलिए अचानक बढ़ गई क्योंकि यहाँ मामूली विवाद में फायरिंग हो गई। तस्वीरें बिहार के सीवान की हैं। बताया जा रहा है कि नगर परिषद चुनाव की वोटों की गिनती के बाद भूजा खाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ और जमकर फायरिंग भी हुई। जाने के बाद उनके दुकान पर सारा लोग आ गया। उसके बाद हमसे झगड़ा करने लगा, रेत उकार करने लगा। अचानक हुई फायरिंग के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान एक युवक को गोली लग गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर के मुताबिक युवक की गर्दन में एक गोली फंसी है। बताया जा रहा है कि फायरिंग करने वाले आरोपी सत्यम की मां पहले पार्षद थीं, मगर इस बार उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में विवाद की वजह इसे भी माना जा रहा है। हालांकि पुलिस ने जांच के बाद ही तस्वीर साफ होने की बात कही है। हमने आपको बताई और इसी बीच एक टॉप ब्रेकिंग न्यूज भी आपको बता रहे हैं, जिसमें चीन कोविड के आंकड़ों को लेकर के एक बार फिर से बेनकाब हो चुका है। WHO एक बार फिर से सख्ती के साथ चीन से सवाल पूछ रहा है कि जो सही आंकड़े हैं, जो सही कोविड केस आपके देश में है, वो दुनिया से साझा करें। पहली और दूसरी लहर में हमने देखा था कि किस तरीके से चीन की लापरवाही की वजह से, गलत जानकारी और गलत आंकड़े देने की वजह से पूरी दुनिया में कैसे कोरोना ने कहर बरपाया था। WHO इस बार एक्शन में है और चीन से सही आंकड़ों की जानकारी मिली है, क्योंकि जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं उसके बाद चीन अभी भी नकार रहा है, अपने आंकड़ों को घटाकर बता रहा है और कोरोना की जो स्थिति चीन में बनी हुई है उसको लेकर लगातार झूठ बोल रहा है। वैसे कोरोना को लेकर के अगर बात करें तो दीपिका, पहली और दूसरी लहर के दौरान WHO पर भी सवाल उठे थे कि WHO ने भी उस तरीके से एक्टिवनेस नहीं दिखाई जो उसे दिखानी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन ये अच्छी बात है कि शुरुआती दौर में ही WHO जो है वो काफी एक्टिव हो चुका है। चीन से सही आंकड़े की बात यहाँ पर की जा रही है। लेकिन एक खबर दिल्ली से आपको दिखाते हैं, जहाँ पर गुस्से की वजह से बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया। क्यों ऐसा हुआ वो देखिए आप। राजधानी दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में जिम मालिक की हत्या से सनसनी फैल गई। बदमाशों ने जिम मालिक के ऑफिस में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू की। शुरुआती जांच के मुताबिक शुक्रवार शाम करीब 7:30 से 8 बजे के बीच जब महेंद्र अग्रवाल अपने ऑफिस में थे, इसी दौरान हथियारों से लैस 3 बदमाश ऑफिस में दाखिल हुए और उन्होंने एक के बाद एक 3 राउंड फायरिंग की। एक गोली महेंद्र अग्रवाल के सिर पर लगी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पूरा मामला अभी जांच में है। अभी तो इतना ही पता चला है कि ये महेंद्र नाम का व्यक्ति है, ये जिम चलाते हैं और उनके ऑफिस में आके गोली चला के इनको मार दिया गया है। मृतक की पहचान 45 साल के महेंद्र अग्रवाल के तौर पर हुई है। मृतक एनर्जी जिम और स्पा के नाम से कई सेंटर चलाते थे। इसके अलावा जिम में इस्तेमाल होने वाले सामान का भी कारोबार था। हत्या की वजह क्या थी, इसकी अब तक जानकारी नहीं मिल पाई है। तो नए साल में जो ठंड है वो अपने आप आ जाती है और ये एक बहुत अलग सा फील भी कराती है दीपिका, है ना? ठंड दिखने में तो बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन देखिए दिल्ली की जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई उसमें बदमाश कितने बेखौफ है ये आपने साफ तौर पर देखा। लेकिन उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। और ऐसे कई सारे वीडियोस भी सोशल मीडिया पर दिखाई देते हैं जिनसे लोगों को सीखने की भी जरूरत है। तो कुछ ऐसे वीडियोस भी हैं जो लोगों को गुदगुदाते हैं। आपको दिखाते हैं कुछ टॉप वायरल वीडियोस। बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक खबर जमकर वायरल हो रही है कि दक्षिण कोरिया में UFO जैसा कुछ देखा गया है। लेकिन अब इस वायरल खबर की सच्चाई सामने आ गई है। दरअसल साउथ कोरिया के मिलिट्री ने एक टेस्ट रॉकेट आसमान में एक्सपेरिमेंट के तौर पर छोड़ा था, जिसे जाता देखकर लोगों ने उसे UFO समझ लिया और इसका वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया। स्थानीय लोगों को ऐसा लगा कि उन्होंने एलियन को फाइनली कैमरे में कैद कर लिया है। महिला विरोधी बयानों के लिए सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले एंड्रयू टेट को रोमानिया पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। रोमानिया की पुलिस टेट को ह्यूमन ट्रैफिकिंग और रेप के मामले में तलाश रही थी। माना जा रहा है कि एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग को जवाब देने के चक्कर में टेट खुद का पिज्जा खाते हुए वीडियो पोस्ट किया था, जिसके डिब्बे को देखकर पुलिस उन तक जा पहुंची। इंस्टाग्राम रील्स पर चंद लाइक्स के लिए लोग कभी भी सारी हदें पार कर जाते हैं। मुरादाबाद से भी ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, जहां एक बाइक सवार ने दोस्त को कंधे पर बिठाकर बुलेट चलाने का वीडियो बनाया। पहले तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, लेकिन जैसे ही ज्यादा वायरल हुआ तुरंत पुलिस के रडार पर भी आ गया। पुलिस ने वीडियो बनाने वाले दोनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और एक को तो गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया है।
हमने अक्सर सोशल मीडिया पर लोगों को अपने पेट्स के साथ प्रैंक करते हुए देखा है, लेकिन अब आपको एक ऐसा शख्स दिखाएंगे जिसने मगरमच्छ का कॉस्ट्यूम पहनकर मगरमच्छ को ही प्रैंक किया। दरअसल एक शख्स मगरमच्छ के बाद स्टंटबाज बाइक के हर तरफ से रॉकेट निकलता हुआ सड़क पर हंगामा कर रहा है। इस बीच एक ऑटो वाला भी उससे बचता है। वीडियो कहां का है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग इस स्टंटबाज के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो हमारे इस बुलेटिन में सिर्फ वायरल वीडियोस, देश दुनिया, युद्ध, राजनीति सिर्फ यही नहीं है। जो स्पोर्ट्स लवर है उनके लिए भी कुछ खबरें हम लेकर आते हैं। और कल का दिन तो स्पोर्ट्स के प्रेमियों के लिए बहुत दुखद रहा, क्योंकि पेले के निधन की जब खबर आई तो हर कोई दुखी हो गया। चलिए आपको दिखाते हैं 2 मिनट में सिर्फ स्पोर्ट्स में और क्या कुछ हलचल है। ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले का गुरुवार देर रात 82 साल की उम्र में निधन हो गया है। पेले के निधन के बाद से ही पूरी दुनिया में मौजूद उनके फैंस के बीच शोक की लहर दौड़ गई है। तस्वीरें न्यूयॉर्क से सामने आई हैं, जहां पेले के फैंस ने उनको और उनके शानदार करियर को याद किया। कुछ लोगों ने तो पेवमेंट पर पेले की तस्वीरें बनाकर श्रद्धांजलि दी, तो वहीं सड़कों के किनारे भी पेले के पोस्टर को लगाकर उनको याद किया गया। फुटबॉलर पेले के निधन पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी और डेविड बेकहैम ने इमोशनल पोस्ट लिखे। रोनाल्डो ने इंस्टाग्राम पर लिखा, किंग पेले को अलविदा कहना काफी नहीं, उनकी याद हर फुटबॉल फैन में जिंदा रहेगी। इसी के साथ मेसी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए रेस्ट इन पीस लिखा। इंग्लिश फुटबॉल प्लेयर डेविड बेकहैम ने भी पेले के साथ पुरानी फोटो शेयर की। उन्होंने लिखा, ये उनका खूबसूरत खेल था, शुक्रिया और अलविदा दोस्त, तुम्हें शांति मिले। इंटरनेशनल मैच में भारत की लगातार गिरती परफॉर्मेंस को लेकर बीसीसीआई एक्शन मोड में आ गई है। T20 विश्व कप में भारत के बेकार प्रदर्शन को लेकर जल्द ही रिव्यू मीटिंग होने जा रही है, जिसमें साल 2022 में टीम इंडिया के खेल की समीक्षा की जाएगी। मीटिंग में राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा मौजूद रहेंगे। वहीं राहुल द्रविड़ अगर इस बैठक में नहीं पहुंच पाते हैं तो VVS लक्ष्मण पहुंचेंगे। पाकिस्तान न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला आज ड्रॉ हो गया है। मुकाबले के आखिरी दिन खराब रोशनी के कारण अंपायर्स ने ओवर खत्म होने से पहले ही मैच समाप्ति की घोषणा कर दी। जब अंपायर्स ने बैल्स उठाए तब न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में 138 रनों के टारगेट के जवाब में 1 विकेट पर 61 रन बना लिए थे। डेवोन कॉनवे 18 और टॉम लॉथम 35 रन बनाकर नाबाद रहे। इस ड्रॉ से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल में बदलाव नहीं हुआ है। हरियाणा के खेल मंत्री और पूर्व ओलंपियन संदीप सिंह विवादों में घिर गए हैं। हरियाणा के खेल विभाग की जूनियर महिला कोच ने संदीप सिंह पर शोषण के आरोप लगाए हैं। पीड़िता का आरोप है कि खेल मंत्री ने उसे अपने सरकारी आवास में बुलाकर उससे छेड़छाड़ की। महिला कोच ने यह भी आरोप लगाए कि संदीप सिंह इससे पहले और भी महिला खिलाड़ियों के साथ गलत काम कर चुके हैं। विवाद उठने के बाद संदीप सिंह ने दावा किया कि उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। वैसे कल का दिन थोड़ा अजीब ही रहा ना। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन की खबर आई, पेले के निधन की खबर आई, और फिर ऋषभ पंत जो क्रिकेटर है दीपिका, उनके भी एक्सीडेंट की खबर कल ही आई। बहुत ही दुखद ये खबर थी, लेकिन गनीमत ये रही कि ऋषभ पंत को वक्त रहते बचा लिया गया, कार से बाहर निकाल लिया गया और उनकी जान बच गई। लेकिन बड़ों की सलाह हमेशा माननी चाहिए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आप इस रिपोर्ट में देखिए, तभी हम भी सलाह मानते हुए एक्सरसाइज करते हैं। एक एडवाइस जो आप मेरे को देना चाहो। बिल्कुल बिल्कुल, गाड़ी आराम से चलाया कर। ठीक है, मैं आपकी एडवाइस लेता हूँ, ये मैं गाड़ी आराम से चलाऊंगा आपसे। ऋषभ पंत और शिखर धवन की बातचीत का ये वीडियो तकरीबन 3 साल पुराना है, जिसमें शिखर ने पंत को गाड़ी आराम से चलाने का पंत शिखर से अपने लिए एक सलाह मांगते हैं और शिखर धवन हंसते हुए उन्हें गाड़ी धीरे चलाने को कहते हैं। एक एडवाइस जो आप मेरे को देना चाहो। बिल्कुल बिल्कुल, गाड़ी आराम से चलाया कर। ठीक है, मैं आपकी एडवाइस लेता हूँ, ये मैं गाड़ी आराम से चलाऊंगा आपसे। 3 साल पुराना ये वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। तब तो पंत ने शिखर की सलाह मानने का वादा किया था, मगर शुक्रवार को रुड़की में उनका एक्सीडेंट हुआ तो फैंस ने उन्हें फिर से पुराना वादा याद दिलाने की कोशिश की। ऋषभ पंत फिलहाल देहरादून के अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। राहत की बात यह है कि पंत खतरे से बाहर हैं। तो हर किसी के मन में ये खुशी है कि ऋषभ पंत की जान को कोई खतरा नहीं है और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द वो ठीक होकर के एक बार फिर से मैदान में आपको खेलते हुए नजर आएंगे। ऋषभ पंत एक फाइटर है दीपिका, हमेशा उन्होंने अपनी जो फाइटिंग स्पिरिट है वो मैदान पर दिखाई है और यही उम्मीद लोगों को है कि जल्द से जल्द वो वापसी करेंगे। लेकिन चलिए उन 2 मसीहों से भी आपको मिलवा देते हैं जिन्होंने वक्त रहते ऋषभ पंत की जान बचा ली। हाथ में ट्रॉफी के साथ सर्टिफिकेट है और चेहरे पर गर्व का भाव है। इन दोनों ने ही बहादुरी दिखाते हुए क्रिकेटर ऋषभ पंत की जान बचाई, लिहाजा इन्हें हरियाणा रोडवेज की ओर से सम्मानित किया गया।
ऋषभ पंत को गाड़ी से बाहर निकालने वाले दोनों शख्स करनाल के बल्ला गांव के रहने वाले हैं। ड्राइवर का नाम सुशील और कंडक्टर का नाम परमजीत है। दोनों हरियाणा रोडवेज में काम करते हैं। गाड़ी की डिग्गी से आग निकलनी जैसे ही शुरू हुई, देख के हमने भाई आदमी बाहर निकला हुआ, कुछ बाहर है कुछ अंदर है। हमने दोनों ने हिम्मत करके उसको बाहर खींच लिया। ऋषभ को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद इस बात का भी डर बना हुआ था कि गाड़ी में कोई और तो नहीं है, मगर ऋषभ ने बताया कि वो गाड़ी में अकेले ही थे और खुद ही ड्राइव कर रहे थे। पहले इसको निकाल कर फिर अंदर देखना, कोई बच्चा तो नहीं है, बुजुर्ग तो नहीं है, कोई लेडीज तो नहीं है। उसको लौटा दिया। परमजीत वहां था, मैं उस गाड़ी के चारों तरफ घूम रहा था। वहीं हादसे के दौरान पंत का सारा सामान लूटने की खबरों को हरिद्वार पुलिस ने पूरी तरह अफवाह बताया है। पुलिस ने साफ किया है कि ऋषभ पंत का सामान उनके परिजनों को दे दिया गया है। तो पूरा देश दुआएं कर रहा है इस वक्त कि ऋषभ पंत जल्द से जल्द ठीक हो जाए, रिकवर करे और वापसी करे। लेकिन दीपिका, इस बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है, वो भी जरा अपने दर्शकों को बता देते हैं। इसीलिए हर वक्त हम फोन लेकर बैठते हैं ताकि कोई भी ब्रेकिंग न्यूज अगर न्यूज रूम से आती है तो वो आप तक बिना छूटे पहुंच जाए। कोरोना पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली के AQI लेवल को लेकर के अगर बात करें तो एक तरफ कोविड का खतरा और दूसरी तरफ प्रदूषण की मार, यानी कि जो AQI लेवल है वो भी एक बार फिर से खतरे के निशान के पास लगभग पहुंच चुका है। यानी कि मास्क लगाना अब आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। 290 एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का पहुंच चुका है और एहतियातन ग्रैब 3 लागू कर दिया गया। यानी कि दिल्ली में जो तमाम कंस्ट्रक्शन के काम हैं, फिलहाल उन पर रोक लगा दी गई है। बढ़ते प्रदूषण पर कंट्रोल करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली NCR में एक बार फिर वायु प्रदूषण का खतरा बढ़ गया है। हाई पोल्यूशन लेवल की वजह से सरकार ने दिल्ली में ग्रैब 3 लागू कर दिया है। इसके साथ ही दिल्ली में निर्माण और तोड़फोड़ पर पूरी तरह से रोक लग गई है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि एयर क्वालिटी को बिगाड़ने से रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। अगले आदेश तक सिर्फ जरूरी कार्यों को ही छूट रहेगी, बाकी निर्माणों और तोड़फोड़ पर प्रतिबंध रहेगा। GRP पर बनी सब कमेटी ने शुक्रवार को दिल्ली NCR में एयर क्वालिटी इंडेक्स पर बैठक की, जिसमें सभी पहलुओं को परखा गया और इसकी भी समीक्षा की गई कि बीते कुछ घंटों में हवा की क्वालिटी काफी खराब हुई है। मौसम विभाग ने इसके और बिगड़ने का भी अनुमान लगाया है। अगले 3 दिनों तक दिल्ली में प्रदूषण गंभीर या बेहद खराब कैटेगरी में रहने की आशंका है। दिल्ली में पोल्यूशन के हालात ज्यादा खराब न हों, इसलिए ग्रैब 3 की पाबंदियां लागू करने का फैसला लिया गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कोरोना पर। फ्रांस और ब्रिटेन का अलर्ट, चीन से आने वाले यात्रियों का कोविड टेस्ट कराया जाएगा। तो तमाम जो दुनिया के अलग अलग देश हैं वो चीन से आने वाले यात्रियों का बिना कोविड टेस्ट के उन्हें देश के अंदर जाने नहीं दे रहे। जाहिर तौर पर पहले जो हमने हालात देखे हैं उसके बाद ये बड़ा एक्शन अलग अलग देशों की तरफ से लिया जा रहा है। तो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की, स्पेन, साउथ कोरिया और इजरायल ने भी चीन से आने वाले यात्रियों का कोविड टेस्ट का फैसला लिया है। चीन में जिस तरीके से कोरोना विस्फोट देखा जा रहा है उसके बाद पूरी दुनिया में एक बार फिर से टेंशन बढ़ गई है। बिल्कुल, कोविड को लेकर के अलग अलग देश में अलर्ट जारी किया जा रहा है और इसी से जुड़ी एक खबर आपको दिखाते हैं। 2 मिनट में आप देख लीजिए कोविड को लेकर के क्या तैयारियां चल रही हैं और आने वाले दिनों में क्या संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। चीन में कोरोना विस्फोट के बाद मरने वालों के आंकड़ों पर लगातार कंफ्यूजन जारी है। जहां एक तरफ चीनी सरकार हर रोज सिर्फ 5,500 नए कोरोना केस और 1 मौत का दावा कर रही है, तो वहीं हेल्थ रिस्क एनालाइज करने वाले फर्म एयरफिनिटी ने दावा किया है कि चीन में हर रोज 18 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज हो रहे हैं और 9,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित लोगों की मौत हो रही है। भारत में आज से 5 देशों से आने वाले यात्रियों को कोरोना टेस्ट कराना जरूरी हो जाएगा। चीन के अलावा जापान और साउथ कोरिया से भारत आने वाले यात्रियों को भी RT-PCR टेस्ट कराना होगा, जबकि हांगकांग और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए भी कोरोना टेस्ट कराना जरूरी होगा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का कहना है कि विदेश से आने वाला कोई भी शख्स पॉजिटिव पाया गया तो उसे क्वारंटीन किया जाएगा। साथ ही आज से हवाई यात्रा के लिए मास्क लगाना भी जरूरी होगा। देश भर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 243 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद भारत में कोरोना के एक्टिव मामले बढ़कर 3,609 हो चुके हैं। पिछले एक दिन में महाराष्ट्र के एक कोरोना संक्रमित शख्स की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना का डेली पॉजिटिविटी रेट फिलहाल 0.11% है, जबकि वीकली पॉजिटिविटी रेट 0.16% आंका गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भले ही कोरोना को लेकर चेतावनी जारी कर दी हो, लेकिन इन वार्निंग्स का असर आम जनता पर पड़ता नजर नहीं आ रहा है। तस्वीरें दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट की हैं, जहां लोग PM और CM की मास्क लगाने वाले अपील को धत्ता बताते हुए शॉपिंग करने के लिए टूट पड़े हैं। दिल्ली में फिलहाल कोरोना पॉजिटिविटी रेट भले 0.22% है और एक्सपर्ट्स ने आने वाले 30 से 40 दिनों को कोरोना के मामले में काफी गंभीर बताया है।
मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में तब अचानक हड़कंप मच गया जब अमेरिका से जबलपुर लौटी एक महिला कोरोना संक्रमित मिली। महिला हाल ही में अपने पति और 12 साल की बेटी के साथ यूएस से लौटी थी। महिला वहां इंजीनियर के तौर पर काम करती है और उसने सर्दी जुकाम की शिकायत होने पर अपना कोरोना टेस्ट करवाया था। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने महिला के सैंपल को नए वेरिएंट की जांच और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया है। तो नए साल को लेकर के लोगों के मन में काफी सारी प्लानिंग होती है। कुछ लोग मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और श्रद्धालु काफी ज्यादा खुश हैं और कह रहे हैं कि नए साल की शुरुआत इससे ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकती। और इसलिए माता वैष्णो देवी के दरबार लोग पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में। ऐसे में वहां पर भी बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे जो पूरी व्यवस्था है वो बिल्कुल सही से चलती रहे, किसी तरह की कोई दिक्कत श्रद्धालुओं को ना हो। तो ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, माता वैष्णो देवी के दरबार में कटरा में बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए। वैसे माँ के आशीर्वाद के साथ साथ एक और चीज है दीपिका, जिसके साथ नए साल की शुरुआत खूबसूरत हो सकती है और वो है एंटरटेनमेंट। तो सिर्फ 2 मिनट में आपको दिखा देते हैं। क्रिकेटर ऋषभ पंत का रुड़की में कार एक्सीडेंट होने के बाद से ही उनके फैंस अपने फेवरेट क्रिकेटर के लिए लगातार दुआ कर रहे हैं। इसी बीच एक्ट्रेस उर्वशी ने भी ऋषभ के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की है, लेकिन उर्वशी अपने पोस्ट की वजह से यूजर्स के निशाने पर आ गई हैं। लोग उनके पोस्ट को लेकर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। लोगों को उर्वशी का ग्लैमरस फोटो के साथ प्रार्थना करना बिल्कुल भी नहीं भा रहा है। टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने लुक्स को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। पलक का ऐसा ही एक लुक आजकल सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल पलक न्यू ईयर वेकेशन के लिए विदेश गई हुई हैं, जिसके कुछ वीडियोस और फोटोज उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं। पलक ऑफ शोल्डर टॉप और कार्गो पैंट्स में बेहद ग्लैमरस लग रही हैं। पलक के फैंस उनके इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। सामंथा रुथ प्रभु आजकल एक गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं, जिसकी वजह से उन्होंने सोशल मीडिया और फिल्मों से थोड़ी दूरी बना ली है, क्योंकि वो अभी अपनी हेल्थ पर फोकस करना चाहती हैं। लेकिन ब्रेक की खबरों के बीच सामंथा ने सोशल मीडिया पर सेल्फी पोस्ट शेयर करते हुए अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन के बारे में बात की है। उन्होंने अनफिल्टर्ड सेल्फी शेयर करते हुए लिखा, जिन चीजों पर बस चलता है मैं उन पर कंट्रोल करूंगी। बिग बॉस से लेकर साउथ की हिट फिल्मों में काम करने तक एली अवरम का सफर बेहद शानदार रहा है, लेकिन वो आए दिन अपने ग्लैमरस लुक्स को लेकर भी नेटिजन्स के बीच सुर्खियां बटोरती रहती हैं। और अब भी एली का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसे लेकर वो भरपूर सुर्खियों में हैं। वीडियो में एक्ट्रेस ग्रीन साड़ी में नजर आई। एली ने अपने इस लुक को न्यूड मेकअप और बालों में गजरा लगाकर कंप्लीट किया है। इस दौरान उन्होंने कैमरे के सामने शर्माते हुए कई पोज भी दिए। देवोलीना भट्टाचार्य ने हाल ही में इंटर रिलीजन शादी की है और इसे लेकर वो सोशल मीडिया पर भी जमकर ट्रोल की जा रही है। इसी बीच देवोलीना ने अपने सुपरहिट सीरियल साथ निभाना साथिया का एक सीन रिक्रिएट करते हुए ट्रोलर्स को लेकर मुंहतोड़ जवाब दिया है। इस वीडियो में देवोलीना कोकिला बनी हुई है और उनके पति शाहनवाज मोटा भाभी का सीन क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें देवोलीना कहती हैं कि दूसरों के मामले में टांग अड़ाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, तुनिशा शर्मा केस में जो आरोपी है शेजान, उसकी आज रिमांड खत्म हो रही है और हो सकता है कि आज एक बार फिर से रिमांड बढ़ा दी जाए, क्योंकि पूछताछ अभी भी लगातार चल रही है और काफी गंभीर आरोप तुनिशा शर्मा की मां हमेशा लगाती रही है। कल भी मीडिया के सामने जब वनीता आई, जो तुनिशा की मां है, उन्होंने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि मुस्लिम धर्म अपनाने का जो दबाव है वो शेजान डालता रहता था तुनिशा के ऊपर। इसके साथ ही उसने उसे फिजिकली भी हिट किया था, थप्पड़ भी मारे थे। बिल्कुल, सेट में थप्पड़ मारा था और साथ ही इमोशनल थी काफी ज्यादा तुनिशा, उसको लेकर के किस तरीके से टॉर्चर उनका परिवार कर रहा था। लगातार इस्लाम धर्म अपनाने की बात यहाँ पर कर रहे थे। और नए साल को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है। तो अगर 2022 के जाते जाते एक अच्छी खबर हम आपको सुना दें, तो मोदी सरकार ने एक बड़ी सौगात लोगों को देने का फैसला किया है, जिसमें बचत योजनाएं जो हैं उसमें ब्याज दर अब बढ़ जाएंगी। ये बड़ी खबर आ रही है, जिसमें कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 0.2% से लेकर 1.1% तक ब्याज में बढ़ोतरी की है। यानी कि ब्याज की जो नई दर है वो 1 जनवरी 2023 से लागू हो जाएंगी। हालांकि पीपीएफ के ब्याज दर में कोई भी इजाफा नहीं किया गया है। हालांकि पीपीएफ को लेकर भी लोगों को उम्मीदें थी, लेकिन इसके ब्याज दर में कोई इजाफा नहीं किया गया। लेकिन जो बाकी बचत योजनाएं हैं उसमें अब ब्याज बढ़कर लोगों को मिलेगा, यानी लोगों की जो बचत है वो थोड़ी सी और बढ़ जाएगी इस नए साल में। ये बड़ी खबर आ रही है दीपिका, मोदी सरकार ने अब लोगों को ये तोहफा नए साल के मौके पर दिया है।
और श्रोता, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। आरएसएस की तरफ से एक समन्वय बैठक बुलाई गई है। ये बैठक गोवा में होने वाली है। 5 से 6 जनवरी की तारीख बताई जा रही है, जिसमें ये बैठक होने वाली है। संघ और बीजेपी सहित विभिन्न संगठन के प्रमुख पदाधिकारी इस मीटिंग में शामिल होंगे। यानी कि 5 और 6 जनवरी को आरएसएस के तमाम दिग्गज नेता और बीजेपी के कई टॉप लीडर्स गोवा में होंगे और एक काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग और बड़े फैसले लिए जाएंगे। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ये बैठक है जो गोवा में होने वाली है। बड़ी खबर मैं आपको बता दें, कई बड़े फैसले संगठन को लेकर के इस दरमियान किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के भी कई बड़े चेहरे इस मीटिंग में नजर आ सकते हैं। तो बड़ी खबर एक के बाद एक लगातार सामने आ रही है, जिसमें आरएसएस की इस मीटिंग की भी बड़ी खबर और कई बड़े फैसले इस मीटिंग में लिए जा रहे हैं। और इसीलिए देखिए, जो लोकेशन है वो गोवा डिसाइड हुई है। 5 से 6 जनवरी को ये मीटिंग होने वाली है। तो हर एक खबर हमने आपको बताई है। कई ब्रेकिंग न्यूज इस दरमियान बुलेटिन के बीच आई, वो हर खबर हमने आप तक पहुंचाई, जैसा कि हमने वादा किया। और इसके साथ ही साथ कैसे फिट रहना है, एक्टिव रहना है, वो भी आप हमें देख करके लगातार आप अप्रिशिएट भी कर रहे होंगे और साथ ही साथ इससे इंस्पायर भी हो रहेंगे। आई होप कि आप भी थोड़ा सा अपने आप को फिजिकली एक्टिव इस नए साल में जरूर रखें। और बिल्कुल, दिन की शुरुआत अगर आप ऐसे करेंगे तो जाहिर सी बात है पूरा दिन आप इतना ज्यादा एक्टिव फील करेंगे और बाद में हमें थैंक यू जरूर बोलेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना है, लेकिन थैंक यू बोलने के लिए हर रोज 6:50 पर आपको हमारे साथ जुड़ना होगा और देखना होगा फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन।